राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार मिथिला देश की राजकुमारी अपनी कुछ सखियों के साथ जंगल में घूमने गई हुई थी। राजकुमारी को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह सरोवर के पास अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी और जंगल की सुंदर शोभा को देख रही थी। उसी समय अचानक वहां पर एक खूंखार शेर आ गया और वह राजकुमारी और उसकी सखियों की ओर बढ़ने लगा। ये सब देखकर राजकुमारी की जो दासियां और सखी थी वह भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ी हुई। बेचारी राजकुमारी अकेली उस सरोवर पर रह गई। अब तो वह शेर राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा। राजकुमारी उसे देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई कि आज तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह शेर राजकुमारी की ओर झपटा, उसी समय एक तीर आकर उस शेर को लगा और शेर वहीं पर घायल होकर तड़पने लगा और थोड़ी ही देर में उसने अपने प्राण खो दिए। राजकुमारी ये सब देखकर हैरान हो गई कि इस शेर को किसने तीर मारा होगा। उसी समय सामने से एक सुंदर नौजवान राजकुमार आता दिखाई दिया। वह देखने में बहुत ही सुंदर था। उसे देखकर राजकुमारी उसे अपना दिल दे बैठी और मन ही मन उसे अपना पति मान बैठी। उधर राजकुमार जब राजकुमारी के पास आया तो बोला, राजकुमारी आप ठीक है ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? राजकुमारी थोड़ी सी शर्माते हुए बोली, हे नौजवान, आप ही ने मेरी जान बचाई है। तब वह राजकुमार कहने लगा, राजकुमारी, मैंने इस शेर को आपके ऊपर हमला करते हुए देखा तो तुरंत इस पर तीर चला दिया और आपकी जान बच गई। तब राजकुमारी ने कहा, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, लेकिन आज से जो मेरे प्राण हैं वे आप ही की धरोहर हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है और मैं मन ही मन आपको अपना पति मान चुकी हूँ। मेरी अंतिम इच्छा अब यही है कि मेरा विवाह आप ही के साथ होना चाहिए। राजकुमार भी इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर मोहित हो रहा था। भला कौन इतनी सुंदर राजकुमारी को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहेगा। राजकुमार कहने लगा, मेरे अहोभाग्य कि आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं। मैं भी वचन देता हूँ कि विवाह करूँगा तो आप ही से करूँगा, नहीं तो जीवन भर कुंवारा ही रहूँगा। बातों ही बातों में राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, आप अपने पिताजी के साथ मेरे यहाँ पर रिश्ता लिवा कर आइएगा तो मेरे पिता आपसे मेरा विवाह अवश्य करा देंगे। तब राजकुमार कहने लगा, अरे राजकुमारी, लड़कों के यहाँ से कभी रिश्ते नहीं जाया करते। तुम्हें अपने ही पिताजी को मेरे पास रिश्ता लेकर भेजना होगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं आप ही से विवाह करूँगा और आपके राज्य को सेहरा बांध कर आऊँगा। राजकुमारी कहने लगी, ठीक है राजकुमार, मैं अपने पिता से अपनी लाज शर्म छोड़कर ये बात अवश्य करूँगी और उन्हें आपके राज्य को जरूर भेजूँगी। अब तो राजकुमार राजकुमारी को उसके राजमहल से थोड़ी दूरी पर छोड़ देते हैं और अपने राज्य को चले जाते हैं। उधर राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है तो राजा अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए रतनगढ़ के राजा के पुत्र विक्रम सिंह से उनका रिश्ता पक्का करने के लिए उनके राज्य चले जाते हैं। जब विक्रम सिंह
राजकुमारी के पिता को अपने यहाँ पर आया हुआ देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि आज तो मेरा रिश्ता मेरी प्रिय राजकुमारी के साथ पक्का हो ही जाएगा। उधर विक्रम सिंह के पिता ने भी उनकी बहुत आवभगत की और उनका रिश्ता स्वीकार कर लिया। अब तो जल्दी ही शादी का समय भी तय हो चुका था। राजकुमारी और राजकुमार दोनों बड़े प्रसन्न थे। उन्हें एक एक दिन भी सालों के समान लग रहा था। न जाने वो दिन कब आएगा जब हमारा विवाह होगा। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब विक्रम सिंह को बारात लेकर जाना था। विक्रम सिंह सुबह ही तैयार हो गया और बारात को लेकर निकलने ही वाला था कि तभी मिथिला राज्य का एक गुप्तचर उनके यहाँ पर आ पहुँचा और बोला, महाराज दुहाई हो, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। तब विक्रम सेन ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आज तो हम बारात लेकर जाने वाले थे, फिर अचानक से ऐसा कौन सा संदेश तुम लेकर आए हो? तब वह गुप्तचर बोला, महाराज आज राजकुमारी जी दुल्हन के कपड़े पहनकर सज धज कर जंगल वाले माता के मंदिर में माथा टेकने गई थी, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक विषधारी सर्प आ गया और उसने राजकुमारी को डस लिया। दुख की बात तो यह है महाराज कि राजकुमारी तुरंत ही नीली पड़ गई और वह मर गई। इतना सुनना था कि राजकुमार के होश उड़ गए। क्या मेरी प्रिय राजकुमारी मुझे छोड़कर चली गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगा? मैंने उसे वचन दिया था कि विवाह तो मैं उसी से करूंगा। वह मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। राजकुमार कहने लगा, मुझे तुरंत उनके पास जाना होगा पिताजी। लेकिन वह गुप्तचर कहने लगा, महाराज वहाँ जाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। राजकुमारी की मृत्यु उसी समय हो जाने की वजह से उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया गया है। अब आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। राजकुमार दुखी मन से बोला, इतनी जल्दी क्या थी महाराज को कि उन्होंने हमारे आने तक का इंतज़ार नहीं किया और मेरी प्रिय राजकुमारी को जल में प्रवाहित कर दिया। ये उन्होंने ठीक नहीं किया। लेकिन अब हो भी क्या सकता था, जो होना था वह तो हो चुका था। राजकुमार अब दुखी रहने लगा और वह हर वक्त अपनी प्रिय राजकुमारी रूपवती को याद करता रहता। मेरी प्यारी राजकुमारी रूपवती, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुमने तो मुझसे कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा तुमसे विवाह करने की है और वह इच्छा भी तुमने पूरी ना की। हर कोई अपनी अंतिम इच्छा पूरी जरूर करता है, लेकिन तुम्हारी तो वह इच्छा भी पूरी ना हो सकी। मेरी राजकुमारी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा? ऐसे ही कुछ समय बीत गया। राजकुमार न ठीक से खाता, न किसी से बात करता, हर वक्त अपने कक्ष में राजकुमारी को याद करता रहता। ये सब राजकुमार के पिता को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि उनका बेटा हर वक्त गुमसुम सा रहता है, किसी से बात भी नहीं करता। एक दिन राजा अपने पुत्र के कक्ष में आए और बोले, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या बीती है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अब तुम्हें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना होगा। आकर राजमहल में घूमा करो, सबके साथ बैठा करो, तभी तो तुम्हारा मन बहलेगा। राजकुमार बोला, पिताजी
मेरा किसी से बात करने का कोई मन नहीं करता। मेरा दिल हर वक्त राजकुमारी को याद करता रहता है और करता है कि मेरे भी प्राण निकल जाएं और मैं अपनी प्रिय राजकुमारी से मिल पाऊं। उसी समय एक दूत राजा के राजमहल में आ पहुंचा और वह एक पत्र भी लेकर आया था। राजा को सैनिकों ने बुलावा भेजा कि आपसे पड़ोसी राज्य के राजा का दूत मिलना चाहता है। वह कोई समाचार लेकर आया है। राजा अपने पुत्र के साथ वहां पर पहुंच गए और राजसभा में उस दूत से कहने लगे, बताओ आप हमारे लिए क्या संदेश लेकर आए हो। तब उस दूत ने वह पत्र और एक थाली जिस पर एक लाल कपड़ा ढका हुआ था, उस कपड़े के अंदर एक नारियल, कुछ दूबड़ा और पान सुपारी, कुमकुम रखा हुआ था। ये सब देखकर राजा सोचने लगा कि कहीं पड़ोसी राज्य ने हमारे लिए रिश्ता तो नहीं भेजा है। ये सब सामग्रियां तो यही संदेश दे रही हैं। तब राजा ने उस दूत से पूछा, तुमने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया, मुझे विस्तार से बताओ। दूत ने वह पत्र राजा के हाथ में थमा दिया। तब राजा ने उस पत्र को पढ़ा तो वह सोचने लगा, अरे इसमें तो लिखा है कि राजा साहब, मैं अपनी इकलौती पुत्री का विवाह आपके पुत्र विक्रम सिंह से करना चाहता हूँ और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहता हूँ। हम दोनों राज्यों का यह रिश्ता अटूट बन जाएगा और एक दूसरे के बहुत काम आएगा। ये सारी बातें जब राजा ने उस पत्र में पढ़ी तो वह बहुत खुश हुआ और उस दूत से बोला, ठीक है दूत, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। मैं अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करने के लिए तैयार हूँ। तभी विक्रम सिंह बोल उठा, अरे पिताजी, ये क्या कह दिया आपने। मैं ये विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले से ही ये प्रण कर रखा है कि विवाह करूँगा तो रूपवती के साथ ही करूँगा, नहीं तो मैं उम्र भर कुंवारा ही रहूँगा। राजा ने जब अपने बेटे की ये बात सुनी तो वह घबरा गए और बोले, अरे पुत्र, तुमने ये कैसा प्रण कर लिया, ये तो घोर समस्या आन पड़ी है। राजा ने तुम्हारे लिए ही तो अपनी पुत्री का संदेश भेजा है और अगर तुम ही उससे विवाह नहीं करोगे तो कौन करेगा। क्या मैं ये रिश्ता ठुकरा दूं, उन्हें वापस भेज दूं? ये तो हमारे राज्य के लिए बिल्कुल सही ना होगा। तब राजकुमार कहने लगा, पिताजी, मैंने विवाह करने के लिए मना किया है, लेकिन आप उस लड़की से विवाह कर सकते हो। आपको पूरी आज़ादी है कि आप दूसरा विवाह भी कर सकते हो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। राजा बोले, अरे पुत्र, इस उम्र में क्या मैं विवाह करता अच्छा लगूंगा। पुत्र की उम्र विवाह योग्य है और पिता अब दूल्हा बनकर जाएगा, ये तो कुछ उचित नहीं है। लेकिन दूत बोला, महाराज, आप भी अभी इतनी उम्रों के नहीं हुए हो। अगर आपके पुत्र विवाह नहीं करना चाहते हैं तो आप इस रिश्ते को स्वीकार कीजिए और हमारे राज्य से संधि कर लीजिए। इसी में दोनों राज्यों की भलाई है। अब तो राजा ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया और उसने राजा के पास ये संदेश भिजवा दिया कि राजन, अगर आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी आपके दरवाजे पर बारात लेकर आ जाऊंगा। लेकिन अफसोस, मेरा पुत्र पहले ही प्रण कर चुका है कि वह रूपवती के सिवा किसी और से विवाह नहीं कर सकता। अगर आपको यह रिश्ता मंजूर हो तो हमें संदेश भिजवा दीजिए। अब तो दूत अपने राज्य को चला गया
और उसने सारी बात वहाँ के राजा को बता दी। राजा को एक बार तो शंका हुई कि क्या मैं अपनी पुत्री का विवाह एक राजा के साथ कर दूं, लेकिन दूसरे ही पल सोचने लगा, इससे खुशी की बात कोई और हो भी नहीं सकती कि मेरी पुत्री रानी बनेगी। हाँ, मेरी पुत्री के लिए यही ठीक होगा। अब तो उसने जल्दी ही अपनी पुत्री का विवाह राजा के साथ कर दिया। राजा भी संध्यावती को लेकर अपने राज्य को लौट आए। सभी ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। राजा ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र से मिलवाया। अरे रानी, ये मेरा प्यारा पुत्र विक्रमसेन है। रानी उससे मिलकर खुश तो बहुत हुई, लेकिन चाहते हुए भी उसे वह पुत्र ना कह सकी, क्योंकि वह उसी की उम्र का लगता था। इसीलिए उसके मुख से उसे बेटा कभी ना निकल सका। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और अब राजा की दूसरी रानी गर्भवती हो गई और कुछ ही समय के बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ उठी थी कि राजमहल में पुत्र हुआ है। ने खूब खुशियां मनाई और छोटे राजकुमार का दिल से स्वागत किया। छोटा राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा और 15 साल बाद वह एक हष्ट-पुष्ट नवयुवक बन गया। उधर अचानक से एक दिन राजा का मंत्री घबराते हुए राजमहल में पहुंचा। राजा साहब, गजब हो गया, बहुत बुरी खबर है। पड़ोसी राज्य ने हम पर हमला कर दिया है। हमें अभी युद्ध के लिए जाना होगा। राजा इस युद्ध के लिए तैयार तो नहीं था, लेकिन मुसीबत को आते देख पीछे भी नहीं हट सकता था। इसीलिए वह अपने पुत्र से कहने लगा, पुत्र, मैं दुश्मन राज्य से युद्ध करने जा रहा हूँ। तुम इस राज्य का ख्याल रखना, तब तक मैं वापस लौटूं तुम सारे कार्यों को अच्छे से निभाना। राजकुमार बोला, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध के लिए चला जाता हूँ। लेकिन राजा अपने होते हुए अपने पुत्र को युद्ध में नहीं भेजना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खुद जाने का फैसला किया और अपने पुत्र को वह राज सिंहासन का सारा कार्य सौंपकर वहाँ से चले गए। दोनों राज्यों में खूब भयानक युद्ध हुआ। राजा ने अपने आत्मविश्वास के साथ अपने दल बल के साथ मिलकर पड़ोसी राज्य से खूब जोरदार युद्ध किया और उसने उनके कई सैनिकों को मार गिराया। उधर दोनों राजा जब आपस में लड़ने लगे तो दोनों ही एक से बढ़कर एक बलवान थे। दोनों लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। दोनों ही राजा लड़ते लड़ते मृत्यु को चले गए। ये देखकर पड़ोसी राज्य की जो सैनिक थे वह वहाँ से भाग खड़े हुए। उधर राजमहल में जब सूचना मिली कि राजा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं तो पूरे राजमहल में एक शोक सा छा गया। अब राज्य का राजा कौन बनेगा? इस राज्य को कौन संभालेगा? तब छोटी राजकुमारी अपने छोटे बेटे के पास गई और बोली, पुत्र, क्या मैं तुम्हारे बड़े भाई को राजमहल की जिम्मेदारी सौंप दूं? क्या उसे मैं राजा बना दूं? छोटा बेटा बोला, माँ, मैं आपके फैसले से खुश हूँ। भैया को ही राजा बनना चाहिए और वही इस राज्य को मुझसे अच्छे से चला पाएंगे। रानी अपने पुत्र की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। वह अपने बड़े पुत्र के पास गई और उसे सारी बात कह सुनाई। लेकिन विक्रम सिंह को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वह बोले, माँ,
मैं राजकाज का सारा कार्य खुद देख लूँगा, लेकिन राजगद्दी पर छोटा भाई ही बैठेगा। मैं राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहता। हाँ, कार्य को चलाने में मैं उनकी पूर्ण सहायता करूँगा, लेकिन मैं राजा नहीं बनना चाहता। आप कहें तो छोटे भाई को ही राजा बना दिया जाए। छोटी माँ को बड़े भाई की ये बात अच्छी तो ना लगी, लेकिन वह जिद कर बैठा और उसने छोटे भाई को ही राजा बना दिया। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब तो छोटे भाई का भी विवाह हो चुका था। अब तो रूपवती को राजकुमार से बिछड़े हुए पूरे 15-16 साल बीत गए थे। राजकुमार अभी भी अपनी राजकुमारी रूपवती को याद करता रहता था। अरे ओ मेरी प्यारी राजकुमारी, तू कहाँ चली गई? मैं भी तुझसे मिलना चाहता हूँ। एक रात जब राजकुमार अपने कक्ष में सोया हुआ था, उसी रात उसे अपने पिता स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, बेटा अब तू राजमहल को त्याग दे और यहाँ से सिंधु वन की तरफ चला जा। वहाँ पर तुझे तेरा बिछड़ा प्रियजन मिल जाएगा। राजकुमार की तुरंत आंखें खुल गई। वह सोचने लगा, ये स्वप्न में पिताजी ने क्या कह दिया? सिंधु वन में मेरा प्रियजन मिलेगा जो मुझसे बिछड़ा हुआ है। ऐसा कौन प्रियजन है जो मुझसे बिछड़ गया है? फिर सोचा, लेकिन पिता ने कहा है तो कोई तो राज होगा। वह यही सोचकर एक पत्र लिखता है और उसे अपने कक्ष में छोड़कर उसी रात वहाँ से चला जाता है। राजकुमार बिना बताए अब वन की तरफ निकल गया। उधर राजमहल में जब सुबह उसकी माताजी कक्ष में आई तो वहाँ पर राजकुमार को ना पाया। ये देखकर वे बड़ी हैरान हुई, लेकिन तभी उनकी नज़र उस पत्र पर पहुंची। उन्होंने पढ़ा तो वह बुरी तरीके से चौंक गई कि राजकुमार इस राज्य को छोड़कर क्यों चले गए। उन्हें भला क्या कमी थी यहाँ पर? न जाने मेरा पुत्र कहाँ रहेगा, कैसे अपना जीवन बिता पाएगा। जब ये बात छोटे भाई को पता चली तो वह भी बड़ा दुखी हुआ कि मेरे बड़े भैया आज बिना बताए ये राज्य छोड़कर चले गए, न जाने वो कैसे होंगे। तभी उसने तुरंत कुछ गुप्तचरों को अपने भाई को ढूंढने के लिए लगा दिया और कहा, मेरे भाई जहाँ भी मिले उन्हें तुरंत राजमहल को लेकर चले आना। सभी उन्हें ढूंढने में लग गए। उधर राजकुमार उस वन में पहुंच गए जिस वन का जिक्र पिता ने स्वप्न में किया था और इधर उधर उस वन में भटकने लगे। सुबह से शाम और शाम से रात ऐसे ही होती चली गई, लेकिन राजकुमार को वहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति ना दिखाई दिया जिससे वह बात भी कर सके। राजकुमार थककर चूर हो चुका था, इसीलिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर ये सोचने लगा, क्या पिताजी ने मुझे मिथ्या ही कहा था कि तुम्हारा बिछड़ा प्रियजन मिलेगा? मुझे तो पूरे वन में कोई मनुष्य तक ना दिखाई दिया। क्या मेरा स्वप्न मिथ्या था? मैं बेवजह इस वन में चला आया। तभी राजकुमार को पायलों की आवाज़ सुनाई देने लगी। राजकुमार ने चौंककर जैसे ही पीछे की ओर देखा तो एक सुंदर कन्या उसकी ओर चली आ रही थी। जब वह कन्या धीरे धीरे राजकुमार के पास आई तो राजकुमार उसे देखकर चौंक उठा और बोला, अरे प्रिय रूपवती, तुम इस जंगल में कैसे आ गई? तुम तो मर चुकी थी ना? तब रूपवती बोली, हाँ, मुझे सर्प ने काट लिया था, लेकिन जब मेरा शरीर नीला पड़ने लगा और श्वास भी बहुत धीमी हो गई तो सबने सोचा कि मैं मर गई हूँ। उसी समय मुझे जल में प्रवाहित कर दिया गया। मैं बहते बहते विंध्याचल के जंगलों में आ पहुँची
तभी यहाँ पर कुछ कबीले वाले लोग रहते हैं। उन्होंने मुझे पानी में से बाहर निकाला और मेरा नीला बदन देखकर जान लिया कि मुझे सर्प ने काटा है। उन्होंने तुरंत मेरा उपचार शुरू किया और थोड़ी ही देर में मैं ठीक हो गई। लेकिन राजकुमार तुरंत बोला, जब तुम ठीक हो गई थी तो अपने राज्य को वापस क्यों नहीं गई राजकुमारी? तुम्हें तो सब कुछ याद था ना? राजकुमारी बोली, हाँ राजकुमार, मुझे सब याद था, लेकिन कबीलों वालों का एक नियम है, जो उनके कबीले में एक बार आ जाता है वह कभी वापस नहीं जा सकता। जब तक उनकी इच्छा ना हो वह किसी को वापस नहीं जाने देते। अगर कोई यहाँ से भाग जाता है तो वे उसकी खोज करके कैसे न कैसे उसे वापस अपने कबीले में ले आते हैं। राजकुमार बोला, लेकिन प्रिय, क्या अब तुम इन कबीले वालों के साथ ही रहोगी? हम कभी फिर मिल नहीं पाएंगे। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं राजकुमार, इसका एक उपाय है। अगर हम कर सकें तो हम दोनों के मिलन को कोई नहीं रोक सकता। राजकुमार ने पूछा, क्या राजकुमारी, वह क्या उपाय है? राजकुमारी ने कहा, इस जंगल में एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं। अगर हम उनकी मणि उनसे लेकर कबीले के सरदार को दे दें तो वह मुझे तुम्हारे साथ जाने देंगे। राजकुमार बोला, राजकुमारी, जब तुम्हें ये सब पहले ही पता था तो तुमने अभी तक उन इच्छाधारी सांपों के पास जाकर वह मणि उस कबीले के सरदार को क्यों नहीं दी? तब राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, ये सब वही लोग कर सकते हैं जो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। मैं तो अकेली थी, मैं किसे लेकर उनके पास जाती? अब तुम आ गए हो, मैं तुम्हें लेकर वहाँ पर चलूँगी और अपनी सच्ची कहानी हम उन्हें सुनाएंगे। अगर हमारी कहानी उन्हें सच्ची लगेगी तो ही वे हमें नागमणि देंगे, नहीं तो हमें वहीं मारकर दफना देंगे। राजकुमार अब बहुत खुश हुआ और राजकुमारी का हाथ पकड़कर वह उन इच्छाधारी नाग और नागिन की गुफा में पहुंच गया। वहां पर उन्होंने एक दूध का कटोरा रखा और दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे इस जंगल के प्यारे नाग नागिन, आइए और हमारे इस भोग को ग्रहण कीजिए। तुरंत दोनों बिल में से निकल कर आए और अपने नाग नागिन के रूप में आ गए। दोनों ने उस दूध को ग्रहण किया और फिर वह इच्छाधारी नाग नागिन बन गए और बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारी क्या कहानी है? तब दोनों ने अपनी शुरू से लेकर अब तक सारी कहानी सुना डाली। नाग नागिन को उनकी कहानी पर पूर्ण विश्वास हो गया कि ये दोनों सच्चे प्रेमी हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। तभी नागरानी ने उन्हें नागमणि दे दी और कहा, जाओ दोनों खुश रहना और एक दूसरे का साथ हमेशा निभाते रहना। दोनों राजकुमार और राजकुमारी वहाँ से खुशी खुशी नाग नागिन को प्रणाम करके कबीले के सरदार के पास पहुँच गए और उन्हें वह नागमणि देकर वहाँ से अपने राज्य को चले गए। उधर जब राजकुमार विक्रम सिंह एक सुंदर राजकन्या के साथ महल में आया तो सब उसे देखकर बड़े खुश हुए और आश्चर्य से पूछने लगे कि ये राजकुमारी कौन है। तब विक्रम सिंह ने सबको बताया, ये रूपवती है माँ, जो बरसों पहले सर्प ने जिसको काटा था, जिससे मेरा विवाह होने वाला था। वो सारी घटना राजकुमार ने अपनी माँ और अपने छोटे भाई को बताई। सब बड़े खुश हुए कि आखिरकार मेरा भाई भी अब शादी करेगा और अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाएगा। उसके बाद दोनों का विवाह हो गया और अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। ये थी सच्चे प्यार की कहानी। तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।